जय हिंद। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं हूं धीरेन्द्र चतुर्वेदी। स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाला पर। जैसा कि आपको पहले से पता है कि यहाँ पर अभी वर्तमान समय में जॉब्स वाला में आपके क्या है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार संबंधी जो भी क्लासेस वो चल रही हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सब किस संबंध में पढ़ रहे थे? जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या कर रहे थे, अपनी चीज़ों को कवर कर रहे थे। यूनिट वाइज हम उसमें काम कर रहे थे। ठीक है, आप लोगों की डिमांड जो थी एक थी कि एमसीक्यू भी कुछ करवाए जाएँ। तो आज ये जो क्लास होने वाली है स्पेसिफिकली आपका एमसीक्यू संबंधित होने वाली है। हमारा एमसीक्यू का पैटर्न जो आपने एक जनरल पैटर्न के तौर पे कभी एमसीक्यू सॉल्व किया होगा, ठीक है, मुझे भी पता है सब लोग आपके पास क्या है, एमसीक्यू रहते हैं, उसमें ऑप्शंस रहते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करते हैं, उसका आंसर देखते हैं, नहीं भी देखते हैं, आप अपने हिसाब से उसको लगाते रहते हैं। मेरा एमसीक्यू सॉल्व लगाने का थोड़ा सा तरीका अलग रहता है, या सॉल्व करवाता हूँ तो उसका तरीका अलग रहता है। जो मैं मेरा प्रयास रहता है कि अगर आप 10 क्वेश्चन लगाते हैं तो 10 क्वेश्चन के में से अगर मैं मान के चलूँ कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अगर दो 10 क्वेश्चन को मान के चलें तो 40 ऑप्शन है। वो 40 के 40 ऑप्शन क्या है, आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में रिलेवेंट होने वाले हैं। जैसे उदाहरण की सिंपल से बात कर लें, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। अभी इसका आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार से बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, हो सकता है अभी जाए, कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है। कि समझ लो कि असहयोग आंदोलन से किसका संबंध है। ठीक है, ये आपको प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन को का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था। ये आपको प्रश्न आता है, 4 नाम दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको भी पता है कि यहाँ पे महात्मा गांधी क्या सही उत्तर है। पर दूसरा पॉइंट मेरा ये निकल के आता है, क्या सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, ठीक है, इनके जीवन संबंधित कोई फैक्ट्स नहीं है? क्या कुछ ऐसे फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं? ठीक है, तो मेरा मेरा एग्जैक्टली पर्पज क्या रहता है कि जो आपको बाकी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनके ऑप्शन के बारे में क्या है, आगे पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। मतलब क्या है एग्जैक्टली कि हम अगर डिस्कशन कर रहे हैं एमसीक्यू पर, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल कैसे बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। एक छोटी सी बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि मेरे पास एक पुस्तक है। इस पुस्तक ये पुस्तक मेरे ख्याल से आप में से किसी के पास भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये उपलब्ध नहीं है। अगर हो सकता है ये पुस्तक का इमेज आपको रिवर्स दिख रहा हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है आपको इमेज कैसी दिख रही है कैमरे, क्योंकि कैमरे में एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है अभी मुझे नहीं पता। फिर भी ये महावीर पब्लिकेशन की पुस्तक है। 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिसके लिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं उसका, तो ये 2018 में आई थी। सेकंड पेपर से रिलेटेड ही पुस्तक है, ओनली सेकंड पेपर कवर किया गया है इसमें। इस पुस्तक में ये पुस्तक मैं आपको एग्जैक्टली बता क्या रहा हूँ, तो आपको कंटेंट के लिए पुस्तक नहीं बता रहा हूँ मैं, ये पुस्तक बता रहा हूँ आपको एमसीक्यू के लिए। ठीक है, अब इस पुस्तक में जो चूंकि अभी पहला पॉइंट क्या मैंने बोल दिया कि ये पुस्तक आपको मार्केट में हो सकता है नहीं मिले या नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैं, अगर आप लोगों की डिमांड है कि अगर आप लोग बोलेंगे, ठीक है, मैसेज कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा इसको स्कैन करके, कौन सा पोर्शन, सिर्फ एमसीक्यू वाला पोर्शन स्कैन करके मैं आपको सेंड कर दूं, दे दूं, ताकि आप इसको क्या कर सकें, लगा सकें। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसके एमसीक्यू जब आप लोग लगाएंगे तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि ये पुस्तक 2018 की है। 2018 से और 2022 तक में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, काफ़ी परिस्थितियां बदल चुकी हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू दैट उच्च शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो आपको एमसीक्यू लगाने के दौरान बहुत ज़्यादा केयर करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा कि हम कहीं कुछ गलत ना पढ़ रहे हों। ठीक है, मेरे से भी गलतियां होती हैं कई बार पढ़ाते टाइम, इसी कारण मैं उनको अगली क्लास में क्या करवाता हूँ, करेक्ट करवाता हूँ। वही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर आप कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं, कोई देश का उच्च शिक्षा संबंधी संगठन पढ़ रहे हैं, वहाँ पे किसी का अध्यक्ष दिया हुआ है, किसी का गठन दिया हुआ है, किसी अन्य कोई फैक्ट दिया हुआ है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी आपको। ठीक है, तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे, आप लोग बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को आवश्यक होगा तो मैं इसके एमसीक्यू आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, पहला 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, मैं आपको जो एमसीक्यू कराने वाला हूँ इसके में थोड़ी क्लैरिटी ला लीजिए। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली कौन से एमसीक्यू कराने वाला हूँ, तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि कई बार कई सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। जो हमने क्लासेस की हुई उच्च शिक्षा संबंधी कुछ क्लासेस कर ली, ठीक है, मतलब यूनिट 1 के संबंध में, यूनिट 2 के संबंध में हमने क्लासेस तो एग्जैक्टली हमने पूरा पोर्शन कवर कर लिया फैक्ट वाइज, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, छूट जाता है। ठीक है, तो वो जो छूटा हुआ पोर्शन है एग्जैक्टली, अब मुझे पता है कि ये क्या छूट रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको जो छूटा हुआ पोर्शन है उसके एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही रहेगा, साथ में भी कुछ जोड़ते जाएंगे, तो ये जो छूटा हुआ पोर्शन उसके एमसीक्यू हो जाएंगे, तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो छूटा हुआ कंटेंट है वो कंटेंट भी आप तक क्या है, पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोनों पर्पज एक साथ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से सिद्ध हो जाएंगे। इस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है,
अब चालू करते हैं आज का एमसीक्यू। कुछ 15-20 हमारे पास एमसीक्यू, उनको सॉल्व करते हैं। अब ये 15-20 एमसीक्यू सॉल्व करने में अपने को थोड़ा समय जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे अभी एग्जैक्टली बोला कि मैं इसको क्या बनाऊंगा आपके लिए, ज़्यादा फ्रूटफुल बनाऊंगा, तो उसमें कैसे काम होगा उसको देखते हैं, ठीक है। ये पुस्तक के बारे में आप बता दीजिएगा, जैसा भी अगर आपको चाहिए है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको स्कैन करके आपको दे दूँ, ठीक है। सिर्फ एमसीक्यू वाला पोर्शन, कंटेंट वाला पोर्शन जो भी है मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ, उसमें परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। चालू करते हैं। सबसे पहला पोर्शन है, क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं जो ऑप्शन पढ़ रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को पढ़ करके आंसर तय कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन के बाद सीधे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया, यह संपूर्ण भारत में लागू नहीं है। दूसरा कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। तीसरा कि इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस को 40% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस मतलब कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर वर्ग हो जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है कि अधिनियम में 0 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पॉज कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए क्या सही उत्तर होने वाला है। हम चलते हैं इसके आंसर पे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता, पॉइंट आता है कि यह संपूर्ण भारत में लागू नहीं है। अगस्त 2019 के बाद, अगस्त 2019 के बाद इस देश में बने हुए सभी कानून देश के सभी भागों पर समान रूप से लागू हैं। अगस्त 2019 में क्या हुआ, 370 धारा 300 अनुच्छेद 370 क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, नलिफाई कर दिया गया उसको। उसमें लिखी गई बातों को, धारा 370 पूर्ण रूप समाप्त नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट भी आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। धारा 370 जब आप पढ़ेंगे तो धारा 370 में कई सारे आपको सब पॉइंट्स मिलेंगे, सब क्लॉजेस मिलेंगे, ठीक है। उन पॉइंट्स को जरूर समाप्त कर दिया गया है जिनसे समस्या हो रही थी, उन पॉइंट्स को समाप्त किया गया है जिनसे समस्या हो रही थी, उन पॉइंट्स को समाप्त नहीं किया गया है जो उसके बनाने के लिए क्या थे, उत्तरदायी थे, या उनसे आगे हमको, उनकी आगे हमको क्या पड़ सकती है, आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। खैर, तो जो हमारे लिए काम करने थे उनको समाप्त कर दिया गया, तो अभी हम इसको मान के चल सकते हैं पूर्णतः क्या है, समाप्त है, मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तारीख के बाद क्या हो गया है, देश में बना हर कानून देश के हर कोने पर क्या है, समान रूप से बिना किसी भेदभाव के लागू है, पहला पॉइंट। तो ये क्या हो गया, यह संपूर्ण भारत में लागू नहीं, ये पॉइंट क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या दिया है कि इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस को 40% आरक्षण दिया गया। देखो, पहला पॉइंट याद रखो कि निजी स्कूलों में जो हमारे देश में शिक्षण संबंधी निजी संस्थान संचालित हैं, स्कूली शिक्षा संबंध में निजी संस्थान संचालित हैं, उनमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। ये पहला पॉइंट, तो ये याद रखो, ठीक है। दूसरा, 40% नहीं दिया गया है, 25% दिया गया है। कितना दिया गया है, 25% दिया गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट गलत हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है कि अधिनियम में 0 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगर मेरी क्लास आपने पिछली बार पीछे वाली अच्छे से ध्यान देखी होगी, जब मैंने किसकी बात करी थी, 21A की बात करी थी, जब मैंने 45 की बात करी थी, तो वहां पे मैंने थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे दी थी आपको शिक्षा के बारे में। अगर आप वहां से देखेंगे तो काफी कुछ कनेक्टिविटी आपको बैठ जाएगी, ठीक है। फिर भी हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, जो आपका 86th अमेंडमेंट होता है, ठीक है, जो 86th अमेंडमेंट होता है, 86th अमेंडमेंट हमने जस्ट पिछले क्लास में ही पढ़ा हुआ था। उससे क्या जोड़ा जाता है, 21A को जोड़ा जाता है। और 21A में क्या बात रखी जाती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाता है, शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, 6 के पहले वालों की चर्चा कहाँ होगी और 14 के बाद वालों की चर्चा कहाँ होगी। तो 14 के बाद वालों की चर्चा कहीं नहीं की जाती है, 14 के बाद वालों की चर्चा कहीं नहीं की जाती है, लेकिन 6 के पहले वालों की चर्चा की जाती है। 6 के पहले वालों की चर्चा कहाँ की जाती है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में बकायदा एक आर्टिकल जोड़ दिया गया, जो आर्टिकल हमारा पहले से जुड़ा हुआ था 45, उसकी भाषा में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। उसकी भाषा में क्या परिवर्तन किया गया, तो पहले भाषा क्या थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व राज्य का होगा। अभी क्या कर दिया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका होगा, राज्य का होगा, ठीक है। अब ये जो 6 से 14 वर्ष की बात की गई, शिक्षा के अधिकार की बात की गई, तो हमारा जो आरटीई लाया गया था, राइट टू एजुकेशन अधिनियम लाया गया था, वो किसको लागू करने के लिए लाया गया, वो लागू करने के लिए लाया गया 21A को। तो 21A में तो 6 से 14 की बात की गई है ना, तो आरटीई में किसकी बात हो जाएगी, 6 से 14 की बात हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया कि 2009 के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। 2009 में ये अधिनियम आया था और अंततः उसको क्या किया गया, 1 अप्रैल 2010 से क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ये आपका क्या हो गया, संपूर्ण भारत। अच्छा, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये आंसर गलत है। सत्य कथन की पहचान कीजिए तो 1 अप्रैल 2010 से लागू, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, यहाँ पे बी आएगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, अब आरटीई के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो आरटीई अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था,
ठीक है, प्राथमिक शिक्षा मतलब क्या हो जाता है, प्राइमरी एजुकेशन। अब ये जो प्राइमरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, इस प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ पे इस शब्द के दो मतलब होते हैं। एक क्या होता है कि प्राइमरी एजुकेशन जो शब्द का मतलब होता है, एक क्या होता है, कक्षा 5 तक की एजुकेशन प्रदान कर दो। और एक जनरल पर्सपेक्टिव में, जनरल परसेप्शन में बोला जाता है कई बार प्राथमिक शिक्षा, तो हम उसको मान के चलते हैं कि एक जो बेसिक एजुकेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर उसके शाब्दिक अर्थ में जाओगे तो कक्षा 5 तक की शिक्षा मतलब क्या होता है, पांचवी प्राथमिक शिक्षा। अगर उसके बेसिक उसमें टर्म में जाओगे, एक जो नॉर्मल उसके शब्द का परसेप्शन होता है उसके बारे में जाओगे, तो उसका मतलब होता है कि एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये जो बेसिक एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, वो कितने किस कक्षा तक हो जाती है, माध्यमिक कक्षा तक, मतलब कि कक्षा 8 तक हो जाती है। दूसरे एक हमने देखा कि वहां पे क्या लिखा हुआ था, 40% आरक्षण, तो दरअसल 40% आरक्षण नहीं था, कितना आरक्षण था, 25% आरक्षण था। वो जो 25% आरक्षक है वो निजी गैर और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में, गैर सहायता मतलब जो सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे स्कूली शिक्षण संस्थान जिनको सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं होता है, वो सब क्या कहलाएंगे, निजी शिक्षण संस्थान कहलाएंगे। और ऐसे निजी शिक्षण संस्थानों में अधिनियम की धारा, कौन सा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत 25% आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा। इसके बारे में अब और चलते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो सिलेबस है किस पे बेस्ड है, उच्च शिक्षा पे बेस्ड है। तो उच्च शिक्षा के बारे में हम क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा बातों को कर लेते हैं, उच्च शिक्षा में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गई है। उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई है, तो कहाँ कहाँ की गई है, कितनी कितनी की गई है, उसके बारे में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो आरक्षण की बात की गई, एग्जैक्टली कहाँ की गई है, आपके ईडब्ल्यूएस के लिए कहाँ बात की गई है, अनुच्छेद 16 में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में बात की गई है, अनुच्छेद 16 में उनके लिए नौकरी की बात की गई है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में समझना आपके लिए क्यों आवश्यक है, उसको उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट में बोर्ड खोल लूँ, ठीक है, उसके बाद काम करते हैं इस पे। हम्म, देखो, हाँ, दिख रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। चालू करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 पे आ जाओ। ठीक है, आपको अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 बहुत ज्यादा अच्छे से पता होने की आवश्यकता है। क्यों पता होने की आवश्यकता है, वो उसका महत्व अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो, अनुच्छेद 15 क्या बात करता है कि किसी से किसी भी प्रकार का कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो किसी से किसी भी प्रकार का कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति से लिंग, धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर क्या है, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात जो क्या है होलिस्टिकली कहाँ लिखी गई है, 15(1) में लिखी गई है और 15(2) में लिखी गई है, अलग अलग रूपों में। आपको 15(1) और 15(2) याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें सिर्फ कितना याद रखना है कि 15 क्या बात करता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2) क्या बात करता है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नागरिक से, किस आधार पर, धर्म, वंश, धर्म हो गया, उसका वंश हो गया, लिंग हो गया, जाति हो गई, जन्म स्थान हो गया, ठीक है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर ये क्या है, 15 का एक नॉर्मल वर्जन हो गया। ठीक है, 15 का हमको कौन सा वर्जन देखना है, दरअसल अपवाद वाला वर्जन देखना है। कौन सा वर्जन देखना है हमको, अपवाद वाला वर्जन देखना है। तो अपवाद वाले वर्जन में आ जाओ, वहां पे क्या क्या बातें कवर की गई हैं। ठीक है, सबसे पहले अपवाद वाले वर्जन में क्या आता है, आपका 15(3) आता है। ठीक है, फिर क्या आता है आपका 15(4) आता है, फिर क्या आता है आपका 15(5) आता है, और फिर क्या आता है आपका 15(6) आता है। ये आपके लिए आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं 15(3) में। 15(3) में क्या बोलता है, महिलाओं, राज्य का दायित्व होगा, क्या राज्य का दायित्व होगा, इसको राज्य के दायित्व के रूप में मत देखो, क्योंकि ये डीपीएसपी नहीं, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई, महिलाओं और बच्चों के संबंध में, एग्जैक्टली क्या शब्द का प्रयोग किया गया, महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध। तो आप जब भी सुनते हैं कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया, फला चीज में दिया गया, और अमुक अमुक चीजों में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जाती है, तो वो जो पूरा आरक्षण है महिलाओं को कहाँ से निकल के आता है, 15(3) से निकल करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 15(4). 15(4) में क्या बात की गई है, तो यहाँ पे क्या है, शासकीय शिक्षण संस्थानों में, किसमें, एग्जैक्टली शब्द को याद रखना है आपको, किसमें, शासकीय शिक्षण संस्थानों में, शासकीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। शासकीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात किसके लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। क्या क्या हो गया, शासकीय शिक्षण संस्थानों के लिए आरक्षण की बात की गई है, कहाँ की गई है, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 के तहत। कहाँ पे देना है, शासकीय शिक्षण संस्थानों में। तो अब सीधी सी बात है, इसका कुछ निजी शिक्षण संस्थानों के लिए होगा, तो अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 5 में क्या बात की गई है, निजी शिक्षण संस्थानों में, किसमें, निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए क्या बात की गई है, आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
देन आता है 15/6। 15/6 को कहाँ कैसे जोड़ा गया? 103rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। कैसे? 103rd। अच्छा, इसको भी याद रखो। ये जो 15/3 में बातें की गई, 15/4 में बातें की गई, ठीक है, 15/4 की जो बातें वो कब की गई? पहले संविधान संशोधन से, ठीक है। कब से? फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में हुआ था। पहले संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 15/4 को जोड़ा गया, जिसके तहत क्या कर दिया गया? शासकीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या कर दिया गया? आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 15/5। 15/5 को कैसे जोड़ा गया? 93rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ठीक है। किससे जोड़ा गया? 93rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो इसमें किसकी प्रावधान कर दिया गया? तो निजी शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी का प्रावधान कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद आता है 15/6। 15/6 में क्या बात की गई है? 103rd अमेंडमेंट के तहत, जो कि आपको 2019 में हुआ था, उसके तहत क्या बात की गई है? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की बात की गई है शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में। एकदम बातें स्पष्ट रखनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। 15 क्या आता है आपका? 3 आता है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे। 15/4 आता है। 15/4 को कैसे जोड़ा गया? 15/4 को फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से जोड़ा गया। क्या बात की गई है? एससी एसटी ओबीसी को शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। 15/5 आता है। 15/5 को कैसे जोड़ा गया? 93rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। उसके तहत क्या बोला गया है कि एससी एसटी ओबीसी को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। और फिर आता है आपका 15/6। 15/6 में क्या बात की गई है? ईडब्ल्यूएस को, जो कि किससे जोड़ा गया है? 15/6 103rd अमेंडमेंट 2019 से जोड़ा गया, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है? ईडब्ल्यूएस को निजी और शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। ये पूरा क्या होता है आपका? अनुच्छेद 15 होता है। अब आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। लोक नियोजन मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं एआर की, ये क्या है? एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। पटवारी और पुलिस और फलाना ढिमका जो भी 50 तरीके की पोस्ट निकलती है सरकार के द्वारा निकाली जाती है, वो सब क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके से किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भेदभाव किन किन आधारों पर बात की जाती है? लिंग, भाषा, जाति, धर्म, जन्म स्थान, ठीक है। इनके आधारों पर आप किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये बात कहाँ लिखी गई? 16 में लिखी गई। यही बात कहाँ लिखी गई? 16(1) में लिखी गई। ये बात कहाँ? 16(2) में लिखी गई है। घुमा फिरा के अलग अलग शब्दों में लिखी गई, जो कि आपके लिए महत्व का नहीं है। आपके लिए महत्व का क्या हो जाता है? 16(3) हो जाता है। आपके लिए महत्व क्या हो जाता है? 16(3) हो जाता है। 16(3) में क्या बात की गई है कि राज्य, राज्य मतलब क्या होता है? स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या होता है? हम राज्य, स्टेट के दो मतलब होते हैं। संविधान में जब स्टेट का मतलब पढ़ोगे तो संविधान में स्टेट का मतलब अनुच्छेद 13 के अनुसार क्या होता है? संविधान में अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब क्या होता है? कि अगर सरकार के नियंत्रण में रहने वाली कोई भी बॉडी है, वो सब क्या कहला जाएंगे? आपके स्टेट कहलाएंगे। तो अगर आप कोई कंपनी है, अगर कोई व्यक्ति है, वो सब क्या है? राज्य हैं, वो सब क्या है? स्टेट हैं, ठीक है। ये पर यहाँ पे हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? प्रोविंस वाले स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोविंस वाले स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये जो राज्य है, मतलब जैसे मध्य प्रदेश राज्य है, ये क्या कर सकता है? लोक नियोजन के अवसर के लोक नियोजन हेतु क्या कर सकता है? क्या बोलते हैं उसको? अधिवास सर्टिफिकेट मांग सकता है। अधिवास सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है? परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो राज्य क्या कर सकता है? कुछ परिस्थितियों में राज्य क्या कर सकता है? कुछ परिस्थितियों में अभ्यर्थी से क्या मांग सकता है या व्यक्ति से क्या मांग सकता है? डोमिसाइल मांग सकता है। ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 3 में लिखी गई। तो कई बार आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई, पुलिस की वैकेंसी निकाली गई, और फिर उसमें वो क्या बोल देते हैं कि व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश का क्या होना चाहिए? डोमिसाइल होना चाहिए। या फिर मध्य प्रदेश सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, अगर उसमें लिख देती है कि इसके पास क्या है? व्यक्ति के पास डोमिसाइल होना चाहिए, तो जब वो डोमिसाइल मांगते हैं तो पूर्णतः क्या होता है? कानूना होता है, पूर्णतः क्या होता है? संवैधानिक होता है। आप उसमें किसी प्रकार कोई प्रश्न नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 16(3) में ये बात क्या की गई है? परमिट की गई है। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 16(4) में क्या बात की गई? ओबीसी के आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 16(4) में क्या बात की गई है? ओबीसी के आरक्षण की बात की गई है। इसके तहत क्या किया गया? ओबीसी के आरक्षण के लिए कहाँ पे जो भी आपके सरकारी नियोजन के वो मिलेंगे, अवसर रहेंगे, उन सब में क्या किया जाएगा? ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ओबीसी का आरक्षण कहाँ पे आ जाता है? आपका 16(4) में आ जाता है, ठीक है। 16(3) हो गया डोमिसाइल, 16(4) हो गया आपका ओबीसी का आरक्षण, ठीक है। अब ये इसके बाद आता है, वो आता है आपका 16(4)
सब क्लॉज का क्या आता है, 16(4) सब क्लॉज का। यहाँ पे क्या बात की गई है, तो यहाँ पे प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है। आप पढ़ते रहते हैं ना, 50 तरीके के विवाद चल रहे हैं आज की तारीख में, प्रमोशन में आरक्षण की समस्या चल रही है। प्रमोशन में आरक्षण की जो समस्या है, प्रमोशन में आरक्षण की जो बात की गई है, वो कहाँ पे की गई, 16 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज का सब, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं आप, ए भी बोल सकते हैं। और ये जो प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है, कहाँ से जोड़ा गया है, 77th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। 77th अमेंडमेंट कब होता है, 1995 में होता है, ठीक है। ये कहाँ पे बात की गई, 77th अमेंडमेंट से बात की गई है। प्रमोशन में आरक्षण अभी आज की तारीख में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में क्या है, केस पेंडिंग है। वैसे पहले इसको कुछ रूपों में सॉर्ट आउट करने का वो प्रयास किया गया, जिसके तहत क्या बोला गया, राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने स्तर पे इस पे क्या करते रहें, काम करते रहें। खैर वो हमारे काम का नहीं है। 16(4) का हो गया, क्या हो गया, प्रमोशन में आरक्षण। नेक्स्ट आता है आपका 16(5). 16(5) आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ पे किसकी बात की गई है, धार्मिक एवं सांप्रदायिक जो बोर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उनमें उसी व्यक्ति के उसी धर्म के व्यक्ति को अपॉइंट किए जाने के अधिकार की बात की गई। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल सा बात कर लें कि अभी क्या बनाया गया, राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया हिंदुओं के पक्ष में कि वहां पे क्या था, मंदिर था, मंदिर ही बनाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ उनने क्या बोला, सरकार को आदेशित किया सुप्रीम माननीय न्यायालय ने कि क्या करना है, सरकार क्या करेगी, एक ट्रस्ट का गठन करेगी, एक बोर्ड का गठन करेगी। सरकार ने क्या कर दिया, एक बोर्ड बनाया, ठीक है। उस बोर्ड का नाम क्या रखा गया, राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ स्थल। क्या नाम रखा गया, राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ स्थल। अब राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ स्थल का अध्यक्ष कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, कोषाध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, ये जितने भी इस प्रकार के पद होते हैं, ये सब कौन होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा, बौद्ध होगा, और कोई नास्तिक होगा। 50 तरीके के प्राणी घूम रहे बाहर, है ना, उसमें से किसको आप अपॉइंट करेंगे, उसमें तो सिर्फ हिंदू को अपॉइंट करेंगे। ये बात कहाँ लिखी हुई है, 16(5) में लिखी हुई है, ठीक है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, 16(5) में लिखी हुई है, ठीक है। ये 16(5) में ये बात इस तरीके से नहीं लिखी हुई जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इंटरप्रेट कर रहा हूँ आर्टिकल को, ठीक है। मतलब उस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है उसको मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब आप जाके ढूंढिएगा मत कि भाई देखो यहाँ पे राम मंदिर ट्रस्ट कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बोले कम्युनल बातें कर रहे हो, नहीं भैया, हम कम्युनल बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, 16(5) हो गया। फिर आता है आपका 16(6). तो देखो 15(6) में क्या लिखा हुआ था, 15(6) में ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक निजी और शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई थी। तो 15(6) में यहाँ पे क्या होगा, एजुकेशनल आरक्षण होगा, किसका, ईडब्ल्यूएस का। तो 16(6) में क्या हो जाएगा, उसी का ईडब्ल्यूएस का नौकरी में आरक्षण हो जाएगा। किस में हो जाएगा, नौकरी में आरक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें क्या करना है आपको याद रखने की आवश्यकता है। 16(3) हो गया आपका डोमिसाइल। 16(4) हो गया आपका, क्या हो जाता है आपका 16(4) में ओबीसी का आरक्षण हो जाता है, ठीक है। 16(5) में अब यहाँ पे अच्छा इस चीज को अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है आपको। जैसे कि यहाँ पे 16(4) में क्या होगा, ओबीसी का आरक्षण हो गया, तो भैया एससी एसटी का आरक्षण कहाँ से आएगा, एससी एसटी का जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हो तो आपने पीछे देख लिया 15 वाली लाइन में। लेकिन 16 वाली लाइन में जो 16(4) है उसमें सिर्फ ओबीसी का आरक्षण आया नौकरी में, तो इनका आरक्षण कहाँ गया, एससी एसटी का। तो एससी एसटी का आरक्षण आपको अनुच्छेद 335 के तहत मिलेगा। एससी एसटी का नौकरी में आरक्षण की बात कर रहे हैं हम, वो किसके तहत मिलेगा आपको, 335 के तहत मिलेगा। तो उसको आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या बात करी अभी, जस्ट 16(4) में उसकी ओबीसी के आरक्षण की बात करी। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, आपके लिए सब हो सकता है एग्जाम में कभी काम आ जाएगा। कौन सा होता है, सबसे पहले क्या बनाया जाता है, देखो अनुच्छेद 340 है आपके संविधान में। अनुच्छेद 340 में एक बात लिखी हुई है, जिस बात का हमारे देश में 2 बार प्रयोग किया गया, ठीक है। बाद में उसको क्या है, समाप्त कर दिया गया, फाइनली अब 2019 में उसको समाप्त ही कर दिया गया, खत्म बात है, उसमें अब कोई मतलब नहीं, ठीक है। पर अनुच्छेद 340 मतलब संविधान के अनुच्छेद 340 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि शब्द क्या क्या प्रयोग किया गया, राष्ट्रपति द्वारा देश के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए समय समय पर एक आयोग का गठन किया जाएगा, ये बात लिखी गई है। राष्ट्रपति द्वारा इस अनुच्छेद में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए 2 बार क्या किया गया, इस प्रकार के आयोग का गठन किया गया जो देश में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को क्या करता है, पहचान करता है। सबसे पहली बार जो आयोग का गठन किया गया उसको क्या बोला गया, काका कालेलकर आयोग। क्या बोला गया, काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग को जो आप और ज्यादा अच्छे तरीके किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट ओबीसी कमीशन। क्या बोलते हैं आप, फर्स्ट ओबीसी कमीशन। फर्स्ट ओबीसी कमीशन का जो गठन किया गया था वो कब किया गया, आपके 1953 में किया गया, ठीक है। फर्स्ट ओबीसी कमीशन का गठन कब किया गया, 1953 में किया गया। इनका मात्र एक काम क्या था कि आर्थिक रूप से सामाजिक पिछड़ा समाज में जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उसकी पहचान करना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सबमिट करना। इनकी बात यहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद समस्या का समाधान नहीं हुआ था तो वापस से क्या किया जाता है, सेकेंड ओबीसी कमीशन का गठन किया जाता है।
असली समस्या यहीं से चालू होती है, ठीक है। सेकंड ओबीसी कमीशन का गठन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मंडल कमीशन बोलते हैं। वीपी मंडल की अध्यक्षता में गठन किया गया था। वो काका कलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया, इसलिए क्या हो गया, काका कलकर आयोग हो गया। ये वीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया, इसलिए क्या हो जाता है, मंडल कमीशन हो जाता है। जो सेकंड ओबीसी कमीशन गठित किया गया, इसको आप मंडल कमीशन बोलते हैं, ये कब गठित किया जाता है, 1977 में गठित किया जाता है। कब गठित किया जाता है, 1977 में गठित किया जाता है। जस्ट पीछे पलट के जाइए आप, 1977 में क्या चल रहा था आपका, 1970 में क्या चल रहा था आपका, पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण की बात चल रही थी, ठीक है। अभी हम पीछे पिछली स्लाइड में पढ़ के आए ना उसको, ठीक है। ये मंडल कमीशन गठन किया जाता है। मंडल कमीशन का उद्देश्य क्या बताया गया था, उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया था, आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की क्या करनी है, पहचान करनी है। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करते हैं और 3743 कुछ जातियों के बारे में क्या करते हैं, वो चर्चा करते हैं। कितनी, देश में आर्थिक और सामाजिक रूप से कितनी जातियां हमारे देश में, 3747 आसपास कुछ का डेटा उनके द्वारा बताया जाता है, ठीक है। आपको इससे मतलब नहीं है, मोटा मोटा मान के चलिए कि 4000 जातियां उनके द्वारा बताई जाती हैं कि ये इतनी जातियां हमारे देश में क्या है, पिछड़ी हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के तहत क्या है, समाहित की जाएंगी। इनकी बात यहाँ पे रिकमेंडेशन के बाद क्या है, असली समस्या खड़ी होती है। क्या समस्या होती है कि अब क्या किया जाता है, ओबीसी संगठनों द्वारा, ओबीसी संगठन, ओबीसी समाज द्वारा क्या किया जाता है, हमको आरक्षण दिया जाए, ऐसी बात की जाती है। और मंडल कमीशन द्वारा 27% आरक्षण की अनुशंसा पहले से की गई थी। जब मंडल कमीशन ने ये जातियां बताई तो साथ ही में उन्होंने एक अनुशंसा की 27% आरक्षण दे दिया जाए। मंडल कमीशन की बात को मानते हुए, मंडल कमीशन की बात को मानते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह की सरकार द्वारा क्या किया जाता है, 1990 में भी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा आरक्षण दे दिया जाता है। 27% आरक्षण जैसे ही दिया जाता है, देश में आग लग जाती है। 27% आरक्षण जैसे ही दिया जाता है, देश में आग लग जाती है। और यहां से कहानी चालू होती है आपकी मंडल और कमंडल की राजनीति की। क्या चालू होता है आपका, मंडल और कमंडल की राजनीति की राजनीति चालू होती है। आज की तारीख में आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जिसको कॉलेज लेवल पॉलिटिक्स जिसको आप बोलते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल जो पॉलिटिक्स चलती है, वो आपको आज की तारीख में सिर्फ जेएनयू में देखने मिलती है, ठीक है। उस समय के समय में जाएंगे आप, ठीक है। अगर मैं सिंपल से बात करूं, जेपी आंदोलन के समय चले जाइए, तो जेपी आंदोलन का जो चलाने वाले, मतलब जेपी तो खैर जयप्रकाश जी उसके क्या हो गए, नेतृत्व करता हो गए, पर जेपी आंदोलन की जो आग सुलगी थी, जिसको बोलते हैं ना, आग कहाँ से चालू हुई, हो चिंगारी कहाँ फूटी थी, वो चिंगारी कहाँ फूटी थी, देश के शिक्षण संस्थानों में फूटी थी। और देश के शिक्षण संस्थानों से वो बच्चे निकल के जब सड़कों में आ जाते हैं, तो संपूर्ण क्रांति होती है और देश में सत्ता परिवर्तन होता है। ये क्या था आपका, स्टूडेंट्स का रोल था। तो जब ये मंडल कमंडल की राजनीति चालू होती है, तो स्टूडेंट्स बाहर सड़कों में आते हैं, देश में आगजनी चालू होती है। और मंडल कमंडल की राजनीति के तहत क्या किया जाता है, सब अपना अपना पक्ष रखना चालू करते हैं। कमंडल किसके लिए हो जाता है, सामान्य वर्ग के लिए हो जाता है, और मंडल किसके लिए हो जाता है, ओबीसी वर्ग के लिए हो जाता है। दोनों आपस में लड़ना चालू करते हैं। वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है, वीपी सिंह की सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। 1990 की कहानी खत्म होती है, 1991 में कहानी प्रवेश करती है। और यहाँ पे किसकी सरकार आ जाती है, पीवीएनआर की सरकार आ जाती है, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, और समस्या अभी भी वही विकट बनी हुई है, ठीक है। वो जो बात 27% का जो आरक्षण अनुशंसा मंडल कमीशन ने की थी, जिसको वीपी सिंह सरकार ने लागू किया था, वो जो लागू किया था, वो सिर्फ एक कार्यकारी आदेश के तौर पर लागू किया गया था। किसके तौर पर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को आप कभी भी वापस ले सकते हैं, कभी उसको लागू कर सकते हैं, उसमें उसके लिए आपको संसद के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल सा एक कागज सरकार ने लिख कर दे दिया, बोले आज मोदी जी का मन नहीं था, तो मोदी ने आज एक कागज लिख के दे दिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, खत्म बात वहां से, ठीक है। तो क्या होता है, उसको लागू कर दिया गया था, 27% का आरक्षण लागू कर दिया गया था, पर देश में आग लग जाती है, मंडल का मंडल की राजनीति चालू होती है, वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है, पीवीएनआर की सरकार आ जाती है। पीवीएनआर आते ही दो काम करते हैं। क्या काम करते हैं, बोले हम 27% आरक्षण को वापस नहीं लेंगे, पर जो लोग कमंडल पक्ष के हैं उनको भी हम दुखित नहीं करना चाहते हैं, तो हम उनको 10% का आरक्षण क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। ये यहां से क्या होता है आपका, ये कहानी खत्म। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, इसको मेंटेन किया जाता है और 10% आरक्षण और प्रदान किया जाता है। अब बात क्या होती है, यहां से अगली कहानी चालू होती है, जो बहुत फेमस केस हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक मिनट ना, जिसको क्या बोला जाता है आपका, मंडल मंडल केस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इंदिरा साहनी केस बोलते हैं, इंदिरा साहनीवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा साहनीवाद बोला जाता है। इंदिरा साहनीवाद चालू होता है यहां से। इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट देता है। उस सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या होती है, आज की तारीख में भी उतनी ही प्रकार से, उतनी ही कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया जाता है, पर सरकारों द्वारा वो सब क्राइटेरिया तोड़ दिए गए हैं। तमिलनाडु उसको उसमें पहले ही एक्सेप्शन दिया गया था। क्या क्या बातें की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास समझ सिर्फ दो ही प्रश्न जाते हैं, 27% का क्या करें जो नरसिम्हा राव की सरकार ने दे दिया है, और 10% का क्या करें जो नरसिम्हा राव की सरकार ने दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, ये जो 10% दिया गया था इसको सबसे पहले क्या करते हैं, नल एंड वॉइड कर देते हैं। वो बोले इसको क्या किया जाता है, विधि शून्य घोषित किया जाता है आज की तारीख से, अभी से खत्म बात। जो 27% है उसको उनके द्वारा खत्म नहीं किया गया, उसको बोला गया कि ये लागू रहेगा, पर उसमें कुछ अपवाद लगाए गए। उसमें कुछ क्या लगाएंगे, नियम लगा दिए गए, लिमिट्स लगा दी गई। क्या कि पहले ही यहां से क्या किया जाता है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। किसका कॉन्सेप्ट दिया जाता है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। मतलब कि एक सर्टेन लेवल पर लेवल तक की अगर आपके पास आय है तो ही आप क्या कर सकेंगे, ओबीसी आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, अन्यथा आप ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, वो क्रीमी लेयर आज की तारीख में एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 8 लाख रुपए है। ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, शायद तक 8 लाख रुपए है। ठीक है, ये क्या होता है आपका क्रीमी लेयर का। दूसरा क्या बोल दिया गया कि ये जो टोटल आरक्षण है, ये आरक्षण की लिमिट को कभी भी किसी भी परिस्थिति में 50% से ऊपर लेके हम नहीं जाएंगे, कभी भी किसी भी परिस्थिति में 50% ऊपर लेके नहीं जाएंगे। तो ये जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है ये भी सरकारों द्वारा तोड़ दिया गया। कैसे तोड़ा गया कि उनने जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पहले 4 लाख 5 लाख होता था, उसको बढ़ा करके 8 लाख 10 लाख तक पहुंचाए दे रहे हैं। दूसरा ये वाला तो साफ साफ आपको अपने मध्य प्रदेश में टूटता दिख रहा है। ठीक है, उस और उसमें योगदान दोनों तरीके से आता है। कैसे, 10% का भी योगदान आता है और 27% को जो बढ़ाया जा रहा निरंतर उसका योगदान आता है। तो आज की तारीख में कई राज्यों में आपको 72 70 इस प्रकार से मिल जाता है। तो वो सब क्या है, चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, पूरा आपका मंडल कमीशन था और ओबीसी आरक्षण के पीछे की पूरी कहानी थी। ठीक है, यहां से आपके कई सारे प्रश्न बनते हैं जो आप अब क्या कर सकते हैं, अपने उसमें उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी लंबी कहानी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक मिनट ना। हम्म तो यहाँ से ये जो यहाँ पे जो भी बातें लिखी हुई, शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, यहाँ पे जो भी बातें लिखी हुई हैं वो सब मैंने आपको पीछे वहाँ पे अभी तक जितनी भी स्लाइड्स में पढ़ा है वो सब मैंने आपको कवर कर दिया है। अब यहाँ पे आपको वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है शिक्षा के क्षैतिज बहाव, ये क्षितिज नहीं है, क्षैतिज है। क्या है, क्षैतिज, क्षैतिज बहाव है। ठीक है, क्षैतिज बहाव अथवा हस्तांतरण से, उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने से। तीसरा, शिक्षा के ऊर्ध्वाधर बहाव से, क्षैतिज मतलब ये होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब ये होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, आपने अपना उत्तर टिक भी कर लिया होगा, क्या लगाना है आपको। ठीक है, अब इसको समझ लो, अधोमुखी, अच्छा इसका उत्तर देख लो। उत्तर का समान सा मतलब क्या है, शिक्षा के ऊर्ध्वाधर बहाव अथवा हस्तांतरण से होता है। ठीक है, क्या होता है ऊर्ध्वाधर बहाव, इसको समझते हैं। देखो, ये जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मेरे ख्याल से आपने इस शब्द को जरूर कहीं सुना होगा, हो सकता है इस शब्द को आपने हिंदी में जरूर ना सुना हो। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है, अंग्रेजों का एक मानना था, सोसाइटी में ये बड़े लोगों का मानना होता है, कई बार जो 45वें माले में रहते हैं ना जो लोग, उनका ये मानना होता है कई बार। ठीक है, उनका क्या मानना होता है, जो अंग्रेजी कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी के अनुसार, कि अगर आप समाज के उच्च वर्ग में बैठे हुए लोगों को क्या कर दें, कोई सुविधा प्रदान कर दें, इस सुविधा का यहाँ पे सामान्य सा मतलब क्या है, शिक्षा प्रदान कर दें। हमारे परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे इस सुविधा का मतलब क्या है, शिक्षा प्रदान कर दें। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये शिक्षा समाज के उस उच्च वर्ग के वाले व्यक्ति से धीरे धीरे क्या होती है, फिल्टर आउट होते हुए, फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, निस्यंदन, फिल्टर आउट होते हुए होते होते कहाँ पहुंच जाती है, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है, फिल्टर होते होते। ठीक है, ये क्या होता है आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होती है। मतलब ऊपर बैठे किसी व्यक्ति को आप शिक्षित कर दीजिए तो नीचे जो व्यक्ति बैठा हुआ उस तक शिक्षा अपने आप क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। ये जो क्या है सिद्धांत है वो किसने दिया था, लॉर्ड मैकॉले ने दिया था। कब दिया था, 1935 में दिया था। कहाँ दिया था, मैकॉले मन्यूट। मैकॉले मन्यूट क्या होता है, लॉर्ड मैकॉले में 1935 में क्या बोला था, ये सब जो बातें हैं हमने थोड़ी बहुत इसके बारे में कहाँ चर्चा करी थी, जब हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, मतलब कि कायदे से उसको नाम L2 है, बट वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो उसमें हमने इन चीज़ों को क्या है थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका, वुड्स डिस्पैच की घोषणा के आधार पर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। वुड्स डिस्पैच के आधार पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई, यहाँ पे मुंबई नहीं आएगा, बंबई आएगा, क्योंकि उस समय क्या होता था, मुंबई बंबई होता था, कोलकाता नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या आएगा, कलकत्ता आएगा। ठीक है, तो कलकत्ता, मद्रास और बंबई में किस वर्ष क्या किया गया था, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 4 ईयर दिए हुए हैं आपके पास, 54, 55, 56 और 57। अगर हम सिंपल सी बात करें तो इनकी स्थापना कब की गई थी, 57 में की गई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, जिसमें क्या है 57 में इनकी स्थापना की गई थी, वुड्स डिस्पैच की। ठीक है, अब ये जो वुड्स डिस्पैच है उसको क्या बोला जाता है, तो 1854 में क्या किया गया था, चार्ल्स वुड्स की अध्यक्षता में। ठीक है, 1854 में
चार्ल्स वुड्स की अध्यक्षता में क्या किया गया था, दल बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, जिसको क्या करना था, बहुत सारी चीज़ों को शिक्षा के संबंध में बहुत सारी चीज़ों में क्या करना था, रिकमेंडेशन करना था, जिससे क्या होता है हमारे देश में शिक्षा में एक ड्रास्टिक चेंज आता है। ड्रास्टिक चेंज हम इसको क्यों बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय तक शिक्षा के संबंध में कोई खास काम नहीं किया जाता। उस समय तक शिक्षा के संबंध में अंग्रेज सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, जो भारतीय क्या थी, परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल वाली जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसको कैसे खत्म किया जाए, सिर्फ इसके लिए प्रयास कर रहे थे। तो भैया कुछ नया करना था, तो कुछ नया के लिए क्या किया गया, उनने अपना एक आयोग बनाया, उसके तहत उनको उसको कुछ काम दिया गया, उसने कुछ काम किया। 54 में आयोग बना था, इसको याद रखना, काम किया गया 57 में उसकी अनुशंसा पर यहाँ विश्वविद्यालय बनाए गए। इसी कारण, इतने बड़े परिवर्तन होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको कई बार ये प्रश्न उठता होगा, मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा कुछ नहीं है, एक सिंपल सी एक चीज, एक डॉक्यूमेंट है। ये कैसा डॉक्यूमेंट है कि भाई एक जमाने में क्या था, जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिशर्स लोग थे, उनकी भी अपनी क्या है, जो समझ लो ये पूरा इंग्लैंड है, ठीक है, ये समझ लो क्या है, इंग्लैंड नहीं है, ये समझ लो कि आप पूरा क्या है, यूनाइटेड किंगडम है। ये क्या है, पूरा यूनाइटेड किंगडम है। सब में अंतर होता है, ब्रिटिश अलग कहलाता है, ब्रिटेन अलग है, यूके अलग है, यूनाइटेड किंगडम अलग होता है, ठीक है, ये सब तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। खैर, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम क्या है, अलग अलग कॉलोनीज में बटा हुआ था। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 15th उसकी 16th एडी की, ठीक है, 16th एडी और हाँ 16th एडी मान लीजिए, 16th और 17th एडी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी की। तो ये कई कॉलोनीज में बटा हुआ था। ये कॉलोनीज के इधर कुत्ते बिल्ली की तरह, इधर 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 वाले इधर से लड़ते थे, इधर वाले इधर से लड़ रहे थे, कुत्ते बिल्ली की तरह। तो भाई करना क्या है, तो एक जमाने में ऐसा एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि इनकी इन पे जीत हो जाती है, तो फिर करना क्या था, उनको कुछ अधिकार प्रदान करने थे, ठीक है। तो ये जो लोग थे, इनको जब कुछ इनके द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किया गया, तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाया गया अधिकार प्रदान करने के लिए। वो जो डॉक्यूमेंट बनाया गया उसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो वो उस अब उस चीज को यहाँ से कैसे कंपेयर करते हैं, तो उस समय जो घटना हुई थी, उस समय की वो जो घटना थी, वो उस समय के लिए क्या थी, बहुत बड़ा परिवर्तन था वहाँ की राजनीतिक सामाजिक स्थिति में। क्यों, किसी व्यक्ति को आपने कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, इसलिए क्या है, उसको बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है, ठीक है। इस कारण उसको क्या बोल देते हैं, हम मैग्ना कार्टा से जोड़ देते हैं। खैर, काम की चीजें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। यूजीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, हंटर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, सैडलर कमीशन और हार्टोग कमीशन, ठीक है। तो यूजीसी की स्थापना आपका किसके उसमें अनुशंसा पर की गई थी, राधाकृष्णन आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टोग कमेटी दी है, तो इसको भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 8 सदस्य क्या थे, भारत के थे। 8 सदस्य क्या थे, भारत के थे। हंटर कमीशन क्या था, शिक्षा संबंधित हो गया। पहला पॉइंट कब आ गया, 1882 में आ गया। किसकी अध्यक्षता में आया, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में आया। क्या काम कर रहा था, शिक्षा को लेकर के, जिसमें 8 भारतीय शामिल थे, पहला। दूसरा आता है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन 1917 में गठित किया गया, कोलकाता में गठित किया गया। ये शायद आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, चेक कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद तक आया हुआ है। एग्जैक्टली क्वेश्चन यही था कि कोलकाता विश्वविद्यालय में चल रही अव्यवस्थाओं के समाधान के लिए, कोलकाता विश्वविद्यालय में चल रही अव्यवस्थाओं के समाधान के लिए, उसके संबंध में एक समाधान प्रस्तुत करना, अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। याद रखना है आपको, सैडलर आयोग का। कब, 17 में गठन किया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है हार्टोग समिति। हार्टोग समिति का गठन 1929 में फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें वर्नाकुलर मिडिल स्कूल के स्तर पर बच्चों को व्यावसायिक अधिक शिक्षा हेतु क्या है, सुझाव दिए जाने थे। इसके बाद आता है राधाकृष्ण आयोग, जिसकी अध्यक्षता में यूजीसी गठन किया गया। इसका गठन 1948 में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट थी, 1949 में सबमिट करी थी। अब यूजीसी के बारे में हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यूजीसी के बारे में हमने पहले बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जब हमने क्या पढ़ा था, काउंसिल्स वगैरह पढ़ी थी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश सरकार से आज्ञा प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने भारत में शिक्षा प्रचार के लिए क्या क्या किया था। ब्रिटिश सरकार से आज्ञा प्राप्त करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के लिए क्या क्या काम किया। पहला है, भारत में शिक्षा प्रसारण के लिए अपना दायित्व माना। दूसरा है, कम से कम 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए धनराशि की व्यवस्था करी। तीसरा है, ईसाई पादरियों को शिक्षा के प्रसार की क्या करी गई, खुली छूट दी गई। और चौथा है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, उपयुक्त सभी कैसे, भारत में शिक्षा प्रसार के लिए क्या किया गया, अपना दायित्व माना, बिल्कुल बात सही है। उनने अपना क्या माना, दायित्व माना। मैकॉले का माइन्यूट पढ़ेंगे आप, मैकॉले का माइन्यूट छोड़ो यार, आप क्या पढ़ो, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी पढ़ो। क्या पढ़ोगे, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी।
व्हाइट मैन सुप्रीमेसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे, श्वेत व्यक्ति का, व्हाइट मैंस बर्डन, सुप्रीमेसी नहीं बोलना चाहिए, व्हाइट मैंस बर्डन बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, व्हाइट मैंस बर्डन, ठीक है। सफेद श्वेत व्यक्ति का तो क्या बोलना चाहिए, दबाव, या जो भी बोलना चाहो, हिंदी में मुझे नहीं हो रहा है ट्रांसलेट, ठीक है। सिद्धांत क्या है उसको समझ लो। व्हाइट मैन बर्डन का सिद्धांत का सामान्य सा मतलब क्या होता है, जितने भी गोरे लोग थे, अमेरिकन और यूरोपियन लोग, वो क्या मानते हैं कि एशिया में रह रहे लोग जो क्या हैं, वो सभी क्या हैं, अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, प्रिमिटिव लोग हैं, पारंपरिक लोग हैं, इनको कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इनको शिक्षित करने का दायित्व, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का दायित्व, इनको आधुनिक बनाने का दायित्व क्या है, सफ़ेद श्वेत लोगों का है, व्हाइट पर्सनस का है। इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट मैन बर्डन बोला जाता है, ठीक है। व्हाइट मैन सुप्रीमेसी एक अलग है कि मतलब वो हर चीज़ में वही सर्वोच्च रहेंगे, एक वो एक अलग सिद्धांत होता है, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, व्हाइट मैन बर्डन की बात कर रहे हैं। तो भारत में शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने अपना दायित्व माना, क्यों दायित्व माना, क्योंकि वो मानते थे भारतीय लोग क्या हैं, अनपढ़ हैं और अशिक्षित हैं, इसलिए उनको क्या करना है, मुख्यधारा से जोड़ना है। पहला तो बिल्कुल पॉइंट सही हो गया। दूसरा, कम से कम 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की, बिल्कुल 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, 1833 के चार्टर एक्ट से एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे कन्फ्यूजन बोलते टाइम ही कन्फ्यूजन हो गया, 1813 है अथवा 1833 है, ठीक है, मेरे ख्याल से 1833 है, फिर भी 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया, कि भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है, जिसको ब्रिटिश सरकार क्या कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है, प्रयोग कर सकती है। ब्रिटिश सरकार नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश सरकार तो कब से आती है पिक्चर में, 1857 से आती है। कब से आती है, 1857 से। उसके पहले तो क्या चल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे शासन चल रहा था, ठीक है। वैसे कोई खास अंतर नहीं है, दोनों लूट रहे थे, दोनों लूटते रहेंगे, पहले किसी और नाम से लूट रहे थे, बाद में किसी और नाम से लूटेंगे, खैर। तो कम से कम 1 लाख रुपए का व्यय करने की प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही बात है, प्रावधान किया गया था, बस उसका कभी प्रयोग नहीं किया गया, ये बात स्पष्ट करो। इस धनराशि को कभी भी ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रयोग नहीं किया गया। इसके अलावा ईसाई पादरियों को शिक्षा के प्रसार की खुली छूट दी जाती है। इस बात को बिल्कुल सही माना जाएगा, क्यों, क्योंकि यहीं से क्या होता है, ईसाई पादरियों को खुली छूट देने से क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, और साथ ही साथ क्या है, एक और चीज़ यहाँ पे सब्टल वे में बढ़ती रहती है। सब्टल मतलब क्या है, पिक्चर पीछे बैकग्राउंड में एक और कहानी चलती रहती है, वो भी साथ ही साथ बढ़ती रहती है, वो क्या होता है आपका, ईसाई धर्मांतरण की कथा, क्या होती है, ईसाई धर्मांतरण कथा, यहाँ से आप क्या है, आगे बढ़ती रहती है, खैर। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएआर क्या है। आईसीआर क्या है, अब आईसीआर का फुल फॉर्म तो आपको पता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अभी जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये बॉडी किस प्रकार की है, ये जो निकाय है, इस निकाय का प्रकृति क्या है, किस प्रकार की प्रकृति की ये निकाय है। पहला है कि एक स्वायत्तशासी संस्था है, स्वायत्तशासी संस्था को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस बॉडी बोला जाता है। दूसरा, संवैधानिक संस्था है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तीसरा, अर्ध सरकारी संस्था है, मतलब सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। तीसरा, गैर विधिक संस्था है, मतलब क्या हो जाता है आपका, किसी विधान के तहत इसको गठित नहीं किया गया, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, आपको ये बात पता है कि आईसीएआर को एक कानून के तहत, एक अधिनियम के तहत गठित किया गया था, ठीक है। और उस अधिनियम के तहत, या उसको कायदे से उस अधिनियम को बाद में बनाया गया, उसके पहले उसका जो गठन हो गया था वो किसके तहत हो गया था, 1860 के, किसके तहत, 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको क्या किया गया था, गठित किया गया था। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया गया था, उसका रजिस्ट्रेशन किया गया था, और बाद में उसको क्या कर दी गई, स्वायत्तता प्रदान की गई, ऑटोनोमस नेचर का उसको बनाया गया। मतलब क्या है, ये एक प्रकार की स्वायत्त शासी संस्था है। क्या है ये, एक प्रकार की स्वायत्त शासी संस्था है। ए ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, ए है ना, बी नहीं, बिल्कुल नहीं, ए। कौन सा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। अब आता है अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के कौन से पाठ्यक्रमों का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। मतलब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के लिए कौन से पाठ्यक्रम, मतलब अगर इनमें से ऐसा पाठ्यक्रम कौन सा है जिसके लिए आपको AICTE के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो, AICTE के लिए अनुमोदन, किन पाठ्यक्रमों का अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी, नाम में ही क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो अगर आप क्या है, तकनीकी शिक्षा प्रदान करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तकनीकी शिक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AICTE से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप तकनीकी शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके लिए आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पे ये देख लो, कल हमने तकनीकी शिक्षा की बात करी थी, और वहाँ पे बातें स्पष्ट करी थी कि कौन कौन से कोर्सेज तकनीकी शिक्षा में आते हैं, कौन कौन से कोर्सेज तकनीकी शिक्षा में नहीं आते हैं। अगर आपने वो कल लेक्चर देखा होता तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से कवर होगा। जैसे BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MTech हो गया, मतलब कि BE का PG कोर्स हो गया, और फिर आता है आपका BCom।
बी कॉम क्या है, एक नॉन टेक कोर्स है। बी कॉम क्या है, एक नॉन टेक कोर्स हो जाता है, तो उसमें क्या बोल देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या यहाँ पे 4, 5, 6, 7। आपको पता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हमने पढ़ा हुआ है, स्पष्ट रूप से वहाँ पे बातें की हुई थी। टोटल उसके क्या है, 6 क्या हो जाते हैं आपके सेंटर्स हो जाते हैं, रीजनल केंद्र हो जाते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हो जाते हैं, जिसमें से एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, मध्य प्रदेश में। जैसे AICT हो जाता है, देखो ये कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए याद करना। AICT हो गया, उसके बाद क्या आ जाता है आपका UGC आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है आपका NCERT आता है। ठीक है, क्या आता है, NCERT। तीनों के कार्यालय, एक क्षेत्रीय कार्यालय आपको कहाँ मिल जाएंगे, भोपाल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके टोटल 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर और भोपाल। ठीक है, तो ये क्या होगा, UGC के 6 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। मैंने आपको लेक्चर नंबर शायद 5th था या 6th था, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आप में से किन्हीं एक एस्पिरेंट द्वारा क्या किया था, एक फाइल प्रोवाइड की गई थी। उस फाइल के आखिरी में, उस लेक्चर के आखिरी में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड ऑन किए थे, उन्हीं में से इस कंटेंट को तैयार किया, इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। वो आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं, 1969, 77, 95 और 97। आपने मेरे ख्याल से पॉज करके टिक कर लिया होगा। ये पॉज करना और विचार कर लेना कि कौन सा आंसर सही होगा, यार ये प्रक्रिया आप लगातार करते रहिएगा। ठीक है, भूल मत जाइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दार्शनिक अनुसंधान परिषद है और उससे संबंधित अन्य जो संगठन है, उन सब के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, दार्शनिक अनुसंधान संस्थान। अभी जो हमने बात करी थी ना, दार्शनिक अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ईयर दिए हुए हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे जितने भी ईयर दिए हुए हैं, 1967, 77, 95, 97, कोई रैंडम नहीं दिया हुआ है कि कुछ भी मन में आया और तुक्का दे दिया। ठीक है, इन चारों ईयर्स का क्या है, अपना एक मतलब है, वो उस मतलब को हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, जो कि आपका ऑप्शन था, 77 फिट बैठ रहा था उसमें। ठीक है, ICPR स्टैब्लिश कब किया गया, मार्च 1970 में। किसके तहत, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री के 2 डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन सा, उच्चतर शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, और स्कूली शिक्षा विभाग है आपका। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो आज की तारीख में क्या हो गया आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, उसके तहत गठित किया गया था। यहाँ पे बात आपको याद रखने की आवश्यकता है कि ये किसी विधान से गठित नहीं किया गया। इसको किसके तहत गठित किया गया, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के 1860 के तहत क्या किया गया है, गठित किया गया है। ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको क्या किया गया था, गठित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा आता है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, मतलब क्या जाता है आपका, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय सामाजिक अनुसंधान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय सामाजिक अनुसंधान विज्ञान परिषद जो है, इसका गठन नई दिल्ली में 1969 में किया गया था। इसका मेन काम क्या है, तो सोशल साइंसेस के क्षेत्र में क्या करवाना, रिसर्च करवाना, या जो भी काम उसके अपने रहते हैं, उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। तो 1969 में होगा। फिर आता है नेक्स्ट। ठीक है, 1969 आपके उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, देखिए। ठीक है, ये 1969 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, 77 आपका सही हो गया। ठीक है, बचे 95 और 97, इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में आते हैं। ठीक है, इतिहास परिषद जो होता है आपका, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। ये जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है, नाम से आपको बातें स्पष्ट होंगी। ये इतिहास के संबंध में क्या करेंगे, अनुसंधान करेंगे। दिल्ली में बेस्ड है, 72 में स्थापित किए गए थे। कब, 72 में स्थापित किए गए थे। ठीक है, आखिरी में आता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशंस, एक मिनट, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी मतलब कि स्वायत्त संस्था है, जिसको कब बनाया गया था, 1995 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में है। इसका काम क्या है, नाम से काम स्पष्ट हो जाएगा। नाम क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ग्रामीण संस्थान है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास को लेकर के क्या है, एक राष्ट्रीय परिषद है ये। तो इसका काम क्या रहने वाला है, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे विकास अनुसंधान किया जाए, उसके संबंध में ये काम करने वाला है। कब स्थापित किया गया, 95 में। किसके तहत, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हैदराबाद में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा किसकी सिफारिश से अनुशंसा की गई थी। यहाँ पे 4 बातें दी हुई, एनसीएचईआर, एनसीईआरटी, एनआईपीए, यूजीसी। ठीक है, ये जो एनसीएचईआर है, नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी स्थापना की अनुशंसा प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा की गई थी, पर ये कभी भी बना नहीं। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आया और अब आगे कभी भी अस्तित्व में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी आपकी आ चुकी है और एजुकेशन पॉलिसी से एक नया संगठन बना दिया गया है, इसलिए उसमें अब जाने की आवश्यकता नहीं है। पर चूंकि इसके लिए बाकायदा संसद में बिल किया गया था, रखा गया था, संसद में बिल पे चर्चा हुई थी, इसलिए उसको हमको याद रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आता है आपका एनसीएचईआर। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा, कौन कौन सी शिक्षा, इसको याद रखना। ठीक है, विश्वविद्यालय की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन तीनों को समेकित रेगुलेशन के लिए, इन तीनों के समेकित विनियमन के लिए एक क्या बनाना था, एक ऐसा संगठन बनाना था जिसके लिए अलग अलग से संगठन की आवश्यकता ना पड़े। जैसे क्या अभी वर्तमान समय में विश्वविद्यालय शिक्षा को रेगुलेट करना है तो यूजीसी के पास जाइए, तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट करना है तो आपको एआईसीटी के पास जाना पड़ेगा, व्यावसायिक शिक्षा को रेगुलेट करना है तो आपको एनसीवीटीई के पास जाना पड़ेगा। किसके पास? एनसीवीटीई के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी इसका नाम बदल दिया गया है, एनसीवीटी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ लिया है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो अगर इन तीनों शिक्षाओं को आपको क्या करना है, रेगुलेट करना है, तो इसके लिए आपको क्या है, एक ऐसा संगठन चाहिए जो इस प्रकार से अलग अलग कामों को ना देख रहा हो। तो उसके लिए क्या बोला गया कि आप प्रोफेसर यशपाल ने क्या बोला कि आप एनसीएचईआर का गठन कर लीजिए। अभी इसमें जो एनसीएचईआर है उसमें से कुछ चीज़ों को बाहर रखा जाएगा। ठीक है, रखा किसको जाएगा? विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यवसाय शिक्षा को। तो बाहर किसको रखा जाएगा? कृषि और चिकित्सा शिक्षा को। किसको? कृषि और चिकित्सा शिक्षा को उससे बाहर रखा जाएगा। ये बिल इस आयोग को बनाने के लिए, ठीक है, इस आयोग को बनाने के लिए बाकायदा क्या किया, 2011 में एक विधेयक लाया जाता है, बिल लाया जाता है, पर वो बिल कभी भी उसमें कानून में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और फाइनली 2020 में क्या लाया जाता है आपका, उच्च शिक्षा, नई शिक्षा नीति ला दी जाती है, और उस आयोग की कहानी वहीं पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक हमारा टॉपिक पीछे छूटा हुआ था जिसको हमने यहाँ पे पॉइंट में शामिल करके कवर करने का प्रयास किया है, वो क्या है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का गठन कब किया गया? 1961 में किया गया था। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन किसके तहत किया गया था? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। किसके तहत? ये कई बार नाम आपको याद आया है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एनसीईआरटी का गठन किया गया, 1961 में गठन किया गया। कहाँ है ये? दिल्ली में है। कहाँ है ये? दिल्ली में है। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके क्या है? डायरेक्टर हैं। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब आता है कि इसके वो क्या हैं, रीजनल ऑफिस कौन कौन से। ठीक है, आपने एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय पढ़े होंगे ना, तो टोटल इसके क्या है? 5 रीजनल ऑफिस है। जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? शिलोंग का है। जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? शिलोंग का है, जिसको किसको कवर करता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करता है। किसको कवर करता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करता है। बाकी कौन कौन से हैं? तो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, ये 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और एक मुख्य कार्यालय है, वो कहाँ है? आपके दिल्ली में है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए और मुख्य कार्यालय कहाँ है? आपके दिल्ली में है। इतना पोर्शन आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आ जाता है आपका यहीं पे एनआईपीए। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं सब आपके ऑप्शन में दिए हुए थे, और ये आपको पता होना चाहिए, मेरा इतना मानना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो एनसीएचआर देखा, एनसीईआरटी देखा, फिर एनआईपीईपीए देखना है आपको। ठीक है, तो एनआईपीईपीए में आ जाओ। एनआईईपीए क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था। क्या फुल फॉर्म हुआ एनआईपीए का? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल प्लानिंग मतलब शैक्षिक योजना, और प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है? एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। क्या है ये? डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? हमने पहले ही लेक्चर में समझ लिया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी है एस्टेब्लिश्ड, जिसको किसी पॉइंट पे अगर डाउट हो पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था अष्टवाल यूनिवर्सिटी किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इसको क्या है? बनाया गया। ठीक है, पहले क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था, अभी क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो क्या है? एनआईईपीए है। ठीक है, क्या है? एनआईईपीए है। ये कैसे बनाया गया था, इसकी कहानी थोड़ा सा पढ़ लो। 1962 में क्या किया गया था? यूनेस्को द्वारा 1962 में यूनेस्को द्वारा एक एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशन प्लानर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। क्या बनाया गया? एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया गया था। कब? 1962 में। ये जो बात, ये जो बनाया गया, ये आगे चल करके आगे के कालखंड में 1965 के कालखंड में ये क्या बन जाता है? एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है।
पहले क्या था, एशियन रीजनल सेंटर था, अब क्या हो गया, एशियन इंस्टीट्यूट हो गया। अभी कहानी कहाँ चल रही है, यूनेस्को के अंदर चल रही है। ये काम कौन कर रहा है, यूनेस्को कर रहा है। पर धीरे से कहानी कहाँ हो जाएगी, आपके भारत में शिफ्ट हो जाएगी। कैसे, आफ्टर 4 ईयर, 65 साल के 1965 के बाद, आफ्टर 4 ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, क्या होता है, इट वॉज टेकन ओवर बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो संगठन जिसको यूनेस्को ने बनाया, एशियन नाम से बनाया, उसको किसने टेक ओवर कर लिया, किसने अपने अधिग्रहित कर लिया, भारत सरकार ने। और उसका नाम बदल दिया, क्योंकि पहले नाम एशियन था, तो वो क्या कर दिया, नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेटर, क्या नाम रखा गया, नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। बाद के आगे कालखंड में क्या होता है, ये जो नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लान एडमिनिस्ट्रेटर था, इसका नाम फाइनली कब बदल दिया जाता है, 1979 में बदल क्या कर दिया जाता है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं NIEPA, ये पढ़ रहे हैं, ये किया जाता है, नेशनल स्टाफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो NIEPA आपको याद रखना है कब, तो 1962 भी स्थापना बोल सकते हैं, 1979 भी स्थापना बोल सकते हैं। आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है कि आपको ऑप्शन में क्या आ रहा है, उसके आधार पर आपको चीजों को मैनेज करने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अनुसंधान आयोग NCHER में निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, कौन कौन से कार्य करेगा वो। ठीक है, तो ज्ञान के क्षेत्रों के साथ पूरकता में पाठ्यक्रम विकसित करना और आत्मविश्वास, उद्यमशीलता और कौशल अधिग्रहण के लचीले शैक्षणिक ढांचे के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा, तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं को मान्यता देने के लिए धन का संवितरण करना, संवितरण मतलब समान वितरण। उच्च शिक्षा संस्थानों की निगरानी और शिक्षण संस्थानों के मानकों को क्या करना, बढ़ावा देना। तीसरा, विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश और संचालन को विनियमित करने के लिए उस तंत्र को निर्धारित करता है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय की संचालन प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेहिता क्या होती है, सुनिश्चित की जा सकती है। और आखिरी है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम से लेकर सामान्य उच्च शिक्षा तक छात्रों के बीच गतिशीलता क्या करना, सुनिश्चित करना। भाई देखो, व्यावसायिक शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए, लागू करने के लिए, विनियमित करने के लिए हमारे देश में NCVT बना हुआ है। क्या बना है, NCVT बना हुआ है। अब वो NCVET में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, NCVT में कन्वर्ट हो गया है। तो भाई अगर व्यावसायिक शिक्षा को मैनेज करने के लिए कोई पहले से संगठन बना हुआ है, तो NCHR क्या कर लेगा उसमें आके। ठीक है, तो ऊपर के 1 2 3 जो ऑप्शन क्या हो जाते हैं, अच्छा ऑप्शन तो आपको दिए ही नहीं मैंने। ऑप्शन क्या है आपके लिए, ये है ऑप्शन, क्या आपके लिए ये है। ठीक है, तो 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 1 3 4 सही है, या फिर 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है। ठीक है, तो जैसा कि अभी चूंकि ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, तो उस ऑप्शन के आधार पे क्या हो जाता है आपका 1 2 3 सही हो जाता है। व्यावसायिक शिक्षा का NCHER से क्या है, रेगुलेशन नहीं होगा, NCVT उसके लिए पहले से बना हुआ है। अब आता है क्लैट परीक्षा का संबंध किससे है। ठीक है, क्लैट अभी आप हमने क्या पढ़ा, बहुत सारी काउंसिल्स पढ़ी और बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हमने, विधि शिक्षा पढ़ी, चिकित्सा शिक्षा पढ़ी, तकनीकी शिक्षा पढ़ी, कृषि शिक्षा पढ़ी, इस प्रकार की हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है ना, प्रबंधकी शिक्षा वगैरह हो गई। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हमने पढ़ा है, तो उसके लिए क्या हो जाता है आपका कि इनके संबंधित क्या होता है, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कुछ क्या होती है, परीक्षाएँ होती हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन दिया गया एम्स, IIM, एम्स, NLU और इग्नू। ठीक है, तो क्लैट का संबंध किस परीक्षा से है, फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आपको आंसर पता है, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, समझने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो फुल फॉर्म में सिंपल सा मतलब क्या होता है, सेंट्रल लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, क्या हो जाता है, लॉ आ जाता है ना, नाम में क्या है, एल का मतलब क्या है, लॉ है। यहाँ पे लॉ से संबंधित एक ही संस्थान है ना, NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको इस चीज को क्या रखना है, याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं बाकियों के लिए क्या एग्जाम होता है। सबसे पहले आते हैं IIM के लिए। IIM के लिए आपके पास कैट होता है ना, क्या होता है, कैट का एग्जाम। एम्स के लिए क्या, कौन सा एग्जाम होता है, नीट होता है ना आपका, नीट का एग्जाम होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, एम्स का अपना शायद एक अलग एग्जाम होता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। 3 4 साल पहले तक तो चलता था, जब तक मैं दिया था तब तक तो चलता था, अभी का पता नहीं। ठीक है देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी नीट चलता है, बाकी कुछ साल पहले तक एम्स का अपना अलग एग्जाम होता था। ठीक है, उसके बाद आता है NLU को हमने देख लिया, फिर आता है इग्नू कोई एग्जाम नहीं होता है। इग्नू क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी का, ओपन यूनिवर्सिटी है। मुक्त शिक्षा क्या होती है और उसके संबंध में जो भी बातें हो, हमारी अभी 8वीं यूनिट के कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी याचिकाएं मात्र प्रशासन के विरुद्ध लाई जा सकती हैं। हमने सभी ये रिट्स पढ़ी हुई हैं, अनुच्छेद 32 के तहत पांचों रिट पढ़ी है, पांचों रिट को हमने डिटेल में समझा हुआ है, तो मैं वापस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ठीक है, यहाँ पे मात्र 2 रिट ऐसी हैं जो किसके खिलाफ जारी होती हैं, न्यायपालिका के खिलाफ जारी होती है। मतलब उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हमारे देश में न्यायालयों की हायरार्की है ना,
यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ उच्च न्यायालय है, यहाँ आपके लोकल कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। जिला जिला न्यायालय आता है, जिला न्यायालय में भी उसी के तहत क्या आ जाएगा आपका सत्र न्यायालय आ जाएगा, जहाँ पे जिला सत्र न्यायालय आ जाएगा, ठीक है। ये सब चलता रहता है। तो अगर ये इसके लिए जारी कर सकता है, ये इसके लिए जारी कर सकता है, ये और नीचे वालों के लिए जारी कर सकता है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया चलती है, इनके इस संबंध में जो भी वो जारी किए जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिट्स जो जारी किए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 ही लोग जारी कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके लिए जारी नहीं कर सकते, इसमें भावनाओं में बह मत जाना, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, जारी कर सकता है 32 के तहत, तो वो जारी हो जाएगा, और उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, ठीक है। बाकी कोई जारी नहीं कर सकता, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो जस्ट अभी उन्होंने क्या डिस्कस किया कि सिर्फ 2 रिट ऐसी जो किसके खिलाफ जारी होंगी, न्यायालय के खिलाफ जारी होंगी। कौन कौन सी कौन कौन सी ऐसी 2 रिट है, वो क्या है, परमादेश हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, उत्प्रेषण हो जाता है, ठीक है। उत्प्रेषण परमादेश और उत्प्रेषण किसके खिलाफ जारी होंगी, न्यायपालिका के खिलाफ। आपका प्रश्न था प्रशासन के खिलाफ कौन सी जारी होंगी, कार्यपालिका के खिलाफ। तो ये जो छोड़ के है बाकी सब जारी हो जाएंगी। तो कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और क्या है, प्रतिषेध हो गया आपका, और अधिकार परीक्षा हो गया, ठीक है। तो ये तीनों किसके खिलाफ जारी होंगी, प्रशासन के खिलाफ। उदाहरण में इसके आंसर में आ जाते हैं। 13th का आंसर क्या है, तो बी आंसर है। 1 to 5 क्या आ जाता है, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, और 5 हो जाता है, ठीक है। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण को छोड़ करके बाकी क्या हो जाता है, आपका किसके खिलाफ जारी हो जाता है, प्रशासन के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी संसदीय समिति प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी संसदीय समिति प्रशासनिक सुधारों में, देखो अब ये मैंने समितियां आपको पढ़ाई हुई हैं, लेकिन सभी समितियां नहीं पढ़ाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं। लेकिन मैंने जो आपको पढ़ाई हुई है उनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन बाई सिलेक्शन कर सकते हैं। रिजेक्शन बाई सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि गलत को क्या कर दो, बाहर निकाल लो, तो आपको सही को पकड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या है, अनुमान समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, और उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक लेखा और लोक उपक्रम आपको पढ़ाई ही मैंने, और उन दोनों को पढ़ते समय आपको पता था भाई ये इसका प्रशासन से कोई संबंध नहीं है। तो बचता क्या फिर आपका, अनुमान समिति, वही आपका आंसर है, लगा दीजिए उसको, ठीक है। ये चीज होती है। आखिरी क्वेश्चन आता है आपका, भारत में लोक सेवकों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण हासिल है। लोक सेवकों को किसके तहत संरक्षण हासिल, इस चीज को हमने डिस्कस किया हुआ है पहले के लेक्चर में, एग्जैक्टली 5वें 6वें लेक्चर में कहीं पे था, उसको देख लीजिएगा। प्रशासन वगैरह जब हम डिस्कस कर रहे थे पूरा, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 अनुच्छेदों का मतलब है लोक सेवकों से, 309 311, 309 311, ठीक है। 312 के तहत क्या हो जाता है, आपका आयोग का गठन हो जाता है। 312 के तहत क्या हो जाता है, आपका आयोग का गठन हो जाता है। यूपीएससी और ये सब जो चलते हैं आपके, ठीक है, इनका गठन हो जाता है, ठीक ठीक है। 309 क्या बात करता है कि लोक सेवकों के संबंध में सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। और समय समय पर उस अधिकार का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा क्या किया जाता है, लोक सेवकों तो सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है, जिसको आप आचार संहिताओं के रूप में देखते हैं। बात यहाँ से खत्म 309 की। आपका आंसर क्या है, 311। उसमें क्या बात की गई है कि किसी भी लोक सेवक को कोई कौन हटा सकता है, मतलब किसी भी लोक सेवक को हटाने का अधिकार किसके पास रहेगा, जो उसको अपॉइंट किया है वो, अथवा उसके क्या है कोई ऊपर के पद का व्यक्ति। उसको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। उसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर हमारे देश में कोई होता ही नहीं है, मतलब राष्ट्रपति हटाएगा। तो इस तरीके से पहला संरक्षण हो गया। दूसरा संरक्षण क्या दिया गया है, उसको हटाने के पहले 14 दिन पूर्व उसको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि वो अपना मत आकर के कर सके, पक्षाकर क्या कर सके, रख सके। तो उसको अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया, 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाएगा। इस प्रकार से लोक सेवकों हेतु क्या किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पोर्शन क्या हो जाता है, आपका समाप्त होता है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, अन्यथा क्या है, अभी वर्तमान में इस क्लास को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। बुक वगैरह के बारे में जो भी बातें की तो आप बता दीजिएगा, जैसा भी रहेगा। बाकी अभी के लिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।